रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू हैं पक्षीविद के एस गोपी सुंदर। गोपी जी, आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। गोपी जी, बताएं कि बर्ड्स में इंटरेस्ट कब और कैसे पैदा हुआ? हम बेंगलोर के निवासी थे। तो हम जब तीसरा क्लास में थे, थर्ड स्टैंडर्ड में थे, तो वहाँ पे कब्बन पार्क में एक नेचर कैंप के लिए गए और गोल्डन ओरियोल देखा, जो एक बहुत ही अद्भुत एक प्रजाति है भारत का। तो बिल्कुल ही गोल्डन कलर है उसका मेल। तो वो देख के इतना चौंक गए कि हम लोग सोचते थे पुस्तक को पढ़ के कि सब ये इस तरह का चीज़ें जब अमेज़ॉन में होते हैं या कहीं बाहर होते हैं, इंडिया में ये पता ही नहीं था कि हम लोगों को कि ये सब चीज़ है। तो गोल्डन ओरियोल देख के एक तरह से आप समझिए कि हमारा ज़िंदगी बदल गया। और फिर हमने ये तय कर लिया कि पक्षियों के ऊपर काम हो सकता है और करना चाहिए। तो ये बहुत ही छोटे उम्र में, क्योंकि बेंगलोर जैसे सिटी में हम लोग बड़े हुए, जो गार्डन सिटी माना जाता है, तो उसके वजह से हमारा इन्फ्लुएंस जो है काफ़ी बर्ड्स के ऊपर गया है। पहली बार कब लगा कि इसमें सीरियस हो सकते हैं? तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी साइंटिस्ट हैं, वो भी साइंटिस्ट है, पीएचडी है। तो उन्होंने पहले से ही हमें पढ़ने का आदत दे दिया था। तो हमारा हर साल जो इंटरनेशनल बुक फेयर वगैरह जो बेंगलोर में होता था, तो उसमें हम लोगों को बिल्कुल ही छूट मिलती थी कि जो भी खरीद लो। तो बहुत ही छोटी उम्र से हम लोगों को ये उत्साहन और ये प्रोत्साहन दिया जाता था कि आप पढ़िए। तो उसकी वजह से, और क्योंकि बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी है, और जो बेंगलोर बर्ड वॉचर्स फील्ड क्लब, जो एक इंडिया का सबसे पुराना बर्ड वॉचर्स फील्ड क्लब है, उनके वजह से मेरा जो फॉर्मेटिव ईयर्स जो बोलते हैं, उसमें जो है बहुत ही जल्दी हमको कन्विंस हो गया कि बर्ड्स को स्टडी करने का काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। और ये जो प्रोत्साहन घर से मिला वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि इंडिया में सब लोग चाहते हैं कि इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मगर हमें उस तरह का कोई ये नहीं था, रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। ये रेडियो लेक सिटी है और हमसे रूबरू है के एस गोपी सुंदर। आप ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। गोपी जी, बताएं कि सीरियसली ऑर्निथोलॉजी की तरफ कब गए और कैसे शुरुआत की? हमने बीएससी में हमने ये चॉइस लिया कि एनवायरमेंटल साइंस का बीएससी पढ़ा जाए, जो सेंट जोसेफ्स कॉलेज बेंगलोर में हमने किया था। उसके बाद हमने मास्टर्स पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में, जो इकोलॉजी में था, मगर हमारा जो फोकस था वो ऑर्निथोलॉजी में था। उसके बाद हमने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, और वो प्रोजेक्ट था सारस क्रेन के ऊपर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला चीज़ है। यानी जो जब खड़ा होता है वो सबसे ऊंचा पक्षी है जो उड़ सकता है। तो बीएससी से ही हमने तय कर लिया था कि ये इकोलॉजी में कुछ ना कुछ करेंगे। तो बर्ड्स हमारा जो है फिर होते होते ये बर्ड्स हमारा एक लाइफ लाइन हो गया। थोड़ा सा, चूँकि आपने सारस का जिक्र किया है, तो ये बात तय है कि सारस की जनसंख्या हमारे देश में कम हुई है। उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग इसके लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड को जिम्मेदार मानते हैं, और यहाँ तक कि यहाँ दक्षिणी राजस्थान में भी बहुत सारे मामलों में सारस की हंटिंग के भी केसेस आते हैं। बताएं कि सारस की वर्तमान स्थिति क्या है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है? सारस एक बहुत ही अद्भुत प्रजाति है जो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान में पाया जाता है, और उसको छोड़ के साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार से लेके वियतनाम तक, और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो ये एक बहुत ही पुरानी स्पीशीज़ है, जो जब भूमंडल एक साथ था तब से ये पैदा हुआ है, वो बहुत ही पुरानी स्पीशीज़ है। तो इसका एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो जैसे ह्यूमन नेचर बढ़ता गया और ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ता गया, सारस उसके साथ साथ जो है थोड़ा बहुत अभ्यास हो गया। और इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रहा है कि जिस हिसाब से हमारे किसान काम करते हैं, वो पक्षियों को मारते नहीं हैं। और साउथ ईस्ट एशिया में देखिए, वहाँ पे भी किसानी बढ़ रही है, मगर सारस जैसे प्रजाति कम होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे हंटिंग बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, पूरा दुनिया का पॉपुलेशन जो ज़्यादा है, वो इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इंडिया में आज की स्थिति आप जानते ही हैं कि डेवलपमेंट का बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी नहीं आई है। तो ये जो एक चीज़ है, जो हमारे लैंड यूज़ चेंज हो रहा है, जैसे खेतों को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तालाबों को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सारस के लिए और सारस जैसे प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ निकल आ रहा है। और दूसरा चीज़, उनका मौत, जो बड़े जो प्रजनन करते हैं, उनका जो मौत होता है, तब एक पॉपुलेशन को काफ़ी बड़ा झटक पहुंचता है। तो सारस का जो मौत आजकल हो रहा है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी वायर्स की वजह से होता है, क्योंकि वो जब उड़ते हैं तो 40 या 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में उड़ते हैं। तो उस स्पीड में उनको देख नहीं पाते अगर कोई नया वायर आ जाए, क्योंकि ऊपर से जो है सूरज की वजह से उनको दिखती नहीं है। तो जब बड़े बड़े पक्षी उसमें टकरा जाते हैं, तो वो मरने का संभावना उनको बहुत ज़्यादा होता है। और इस तरह का जो मोर्टेलिटी, जो हम लोग कहते हैं इकोलॉजी में, तो मोर्टेलिटी होना अडल्ट बर्ड्स का जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसके वजह से सारस का जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होता जा रहा है। तो लैंड यूज़ चेंज, यानी जो दलदलीय क्षेत्र और जो किसान जो पहले एग्रीकल्चर करते थे, उस क्षेत्र को हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं कंक्रीट में। और दूसरा चीज़, उनका जो मौत होता है इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, उसके वजह से कम हो रहा है। थोड़ा सा बताएं कि अभी पॉपुलेशन कैसी है और क्या ये स्टेबल है, या थोड़े दिनों में हम इसको भी एक्सटिंक्ट मान सकते हैं?
सारस का तो एक काफ़ी सारा गुड न्यूज़ है इंडिया में, जो हम लोग देख रहे हैं कि उसका ब्रीडिंग सक्सेस, यानी अगर 100 जोड़े हैं उनमें से कितने को एक एक बच्चा जो है हर साल होता है, उसको ब्रीडिंग सक्सेस हम मानते हैं। तो ब्रीडिंग सक्सेस सारस का जो है, कोई भी क्रेन स्पीशीज़ इतना नहीं है पूरा विश्व में जितना सारस का प्रजनन हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि हमारे किसान भाई और हमारे जो एग्रीकल्चरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, उनका जो नेचर के वजह से पॉजिटिविटी है, उसके वजह से सारस जैसा जो है सबसे बड़ा पॉपुलेशन भी यहाँ पे है और उनका प्रजनन भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और आप देखेंगे कि अर्बन एरियाज़ में उतना, रूरल एरियाज़ में उतना जल्दी लैंड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। वो एक रिस्क है, वो एक बड़ा सा रिस्क है। तो हम मानते हैं कि इसका जो एंडेंजर्ड होने का जो संभावना है वो थोड़ा धीरे होगा, और ऐसे नहीं है कि पूरा का पूरा चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो भारत से क्षेत्र है 60-70% लोग जो है वो अभी भी किसानी हैं और उनको बदलने का जो है संभावना नहीं है। तो इसकी वजह से जिस हिसाब से हम लोग नेचर के साथ रहते हैं, जिस हिसाब से हमारा जो पूरा कंट्री का जो लैंड यूज़ वगैरह है, एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा करते हैं, उसके वजह से सारस का एक्सटिंक्ट होने का तो कोई संभावना नहीं है। कई एरियाज़ है जहाँ से वो ज़रूर एक्सटिंक्ट होंगे, जैसे अहमदाबाद के आसपास आप देखेंगे तो पूरा क्षेत्र में जहाँ पे 20-30 सारस के जोड़े थे, वहाँ पे एक भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिल्डिंग्स आ गए हैं और अपार्टमेंट्स आ गए हैं। गुड़गांव के आसपास देखेंगे तो पूरा का पूरा जो NCR है, वहाँ पर पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। तो जहाँ पर जब उस तरह का डेवलपमेंट होता है तो कोई भी प्रजाति वहाँ पर रह नहीं पाता है। तो छोटे छोटे एरियाज़ इस तरह के हैं जो पूरा भारत का क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सारस का रहने का कोई संभावना नहीं है। मगर पूरा भारत को देखेंगे आप और पूरा ऑस्ट्रेलिया वगैरह को देखेंगे तो उसका एक्सटिंक्ट होने का संभावना बहुत दूर की बात है। मगर ये ज़रूर है कि जब एक स्पीशीज़ कॉमन है तो उसको कॉमन रखने का हम लोगों को देखना चाहिए, ना कि इसका इंतज़ार करें कि वो एंडेंजर्ड हो जाए फिर उसको वापस ले आने का कोशिश करें। दक्षिणी राजस्थान में सारस की क्या स्थिति है? दक्षिण राजस्थान बहुत ही एक अद्भुत एरिया है, क्योंकि यहाँ पे अरावलीज में जो है सारस 1,000 मीटर की ऊंचाई पर भी सारस और वुली नेक स्टॉक और इस तरह का प्रजाति पाई जाती हैं। तो राजस्थान का स्थिति तो आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सीजनल है। तो समर्स में वो लोग अपना एरिया को छोड़ के जहाँ भी पानी है वहाँ पे चले जाते हैं, और अभी हमें कोई ज्ञान नहीं है कि वो कहाँ कितने दूर तक जाते हैं। तो यहाँ पे जो तालाबें हैं, छोटे छोटे जो दलदलीय क्षेत्र है, रिजर्वॉयर्स हैं, वहाँ पे हर एक दलदलीय क्षेत्र में आपको एक जोड़ा ज़रूर मिल जाएगा। तो वो जोड़े का जो हम लोग अभी विश्लेषण कर रहे हैं कि उनका ब्रीडिंग सक्सेस कैसा है, सर्वाइवल कैसा है, काफ़ी अगर आप मोटे मोटे मान के चलेंगे तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर भी जो है पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज़ की वजह से पोल्यूशन, माइनिंग के वजह से जो एरियाज़ कन्वर्ट हो जाते हैं और जो नया हाईवेज़ बन रहे हैं उनके वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। और जैसे आप देख रहे हैं वो हर जगह में नहीं हो रहा है। बिल्कुल ही जो आर्टीरियल रोड्स है उसके हिसाब से जो मेन कनेक्शन होना चाहिए सिर्फ वहीं हो रहा है, और वहाँ पे तो खैर सारस का रहने का ये जो संभावना है वहाँ पे कम है। मगर और क्षेत्र में जैसे ट्राइबल एरियाज़ है, प्रतापगढ़ है और उदयपुर जैसे जगह में जहाँ पे दलदलीय क्षेत्र है, जहाँ पे डेवलपमेंट कम है, वहाँ पे सारस काफ़ी साल तक अभी भी ज़िंदा रहेंगे। ऐसे भी केसेस यहाँ मिलते हैं दक्षिणी राजस्थान में जहाँ सारस की हंटिंग, पोचिंग भी होती है। ये कहाँ पर है और क्या इससे भी कोई ख़तरा है? पूरा इंडिया में जहाँ पे सारस मिलती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और थोड़ी बहुत जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी मिलता है। तो आप कोई भी स्टेट देख लीजिए, वहाँ पे कोई ना कोई हंटिंग हो रहा है। वैसे ये लीगली जो है प्रोहिबिटेड है, मगर जिस हिसाब से हमारे लोग हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ के लोग हैं, जो रईस लोग हैं, जो जाके हंटिंग स्पोर्ट्स में करते हैं, वो जो डीपली कल्चरली जो है इनग्रेंड हो गया है और उस चीज़ को हटाना बहुत मुश्किल है। और सारस जैसे प्रजाति जहाँ जो पूरा का पूरा एक पार्क में नहीं उसको सीमित करके रख सकते हैं आप, वो पूरा स्टेट में आपको मिलेगा। तो उस तरह का प्रजाति को बिल्कुल हंटिंग से बचाना जो है मैं समझता हूँ कि नामुमकिन है। मगर ये ज़रूर है कि इतना हंटिंग बढ़ना नहीं चाहिए, और अगर इस तरह का कहीं भी मिल जाए तो उन लोगों को जो है बिल्कुल ही पनिशमेंट देने का ज़रूरत है, ताकि दूसरों लोगों को पता लगे कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो उतना डेंजर में नहीं मानता हूँ, मगर ज़रूर ये है कि हो रहा है। ये रेडियो लेक्सिटी और हमारे बीच हैं पक्षीविद KS गोपी सुंदर। गोपी जी, थोड़ा सा बताएं कि दक्षिणी राजस्थान में जो ख़ास तौर पर बर्ड्स है उनकी क्या स्थिति है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ख़ास तौर पर मिलती हैं और कौन कौन सी ऐसी प्रजातियाँ या बर्ड्स की हैं जिन पर ख़तरा मौजूद है? तो दक्षिणी राजस्थान एक बहुत ही यूनिक क्षेत्र में मानता हूँ, पूरा इंडिया में नहीं पूरा विश्व में, क्योंकि यहाँ पे अरावलीज भी है, यहाँ पे दलदलीय क्षेत्र भी है और यहाँ पे थोड़ा सा रेत और एरिड एरिया जो बोलते हैं, डेजर्ट टाइप का एरिया भी है। तो बहुत ही छोटे क्षेत्र में यहाँ पे बहुत सारे हैबिटेट्स आपको मिलेंगे अगर आप पूरा इस छोटा एरिया को आप पैदल चलेंगे तो इस तरह का क्षेत्र जहाँ पे इतना छोटा स्पेस में इतना ज़्यादा हैबिटेट्स हो, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रजाति होगा ही होगा। और अरावलीज एक इस तरह का इकोसिस्टम है जो पूरा विश्व में माना जाता है कि सबसे कम साइंटिफिक काम एक हैबिटेट अगर हो
तो ये अरावलीज़ है। तो बहुत ही कम सर्वेज हुए हैं जो साइंटिफिक रूप से यहाँ पे किए गए हैं, और बहुत ही कम बर्ड स्टडीज़ हैं जो यहाँ पे किए गए हैं। मगर इस एरिया का जो सबसे जाने माने बर्ड्स हैं, जो बर्ड वॉचर्स पूरा दुनिया से पहले आते थे देखने के लिए, उनमें ये है कि ग्रीन आवड़ा बर्ड जो माउंट आबू और पूरा MP वगैरह तक देखा जाता है, और दूसरा है वाइट नेप्ड टिट जो हम पहले समझते थे कि सिर्फ गुजरात में और सिर्फ एक दो एरिया में राजस्थान में है, मगर वो आपको उदयपुर के सिटी में भी देखने को मिल जाएगा। तो अब हम जान रहे हैं कि काफ़ी सारे ये प्रजाति जैसे वाइट नेप्ड टिट है वो काफ़ी एरियाज़ में मिलते हैं और वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। और यहाँ पे वाइट बेलीड मिनीवेट, और जब विंटर आता है तो राजस्थान का एक बहुत खासियत है बीकानेर से लेके पूरा उदयपुर तक कि बहुत सारा माइग्रेटरी ईगल्स आते हैं। बड़े बड़े जो ईगल्स हैं हज़ारों की संख्या में, ये नहीं कि 100-200, मगर हज़ारों की संख्या में ईगल्स अभी भी आज के दिन में भी आती हैं। वो गुजरात तो काफ़ी प्रसिद्ध है उसके लिए, मगर सदर्न राजस्थान में भी ये देखने को दृश्य आपको हर विंटर देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़, क्योंकि एक ड्राई एरिया में यहाँ पे दलदली क्षेत्र काफ़ी है, लोगों ने, गाँव ने उनका तालाबे अभी भी बचा के रखा है, तो तालाबों में बिल्कुल ही भरपूर आपको प्रजातियां मिलेंगे जो विंटर में यहाँ पे माइग्रेशन करके आती हैं। और वो जो है संख्या में अगर देखेंगे तो आराम से 100-200 प्रजाति आपको एक दिन में देखने को मिल जाएगा। और एक और चीज़ हम लोगों ने अभी पढ़ाई शुरू की है सुखाड़िया यूनिवर्सिटी वगैरह के साथ, तभी हमने शुरू किया है, और वो ये हम देख रहे हैं कि सिटीज़ जैसे शहर में, उदयपुर जैसे शहर में जहाँ पे अरावली बीच में चलती है, यहाँ पर भी प्रजातियाँ का कमी नहीं है। तो हमें 200 से ज़्यादा प्रजाति सिर्फ उदयपुर सिटी में मिली है। वो एक बहुत ही खास बात है कि इस तरह का सिटीज़ अभी भी इंडिया में हैं जो अरावलीज़ के साथ साथ हम लोगों ने बचा के रखा है, जिसकी वजह से सिटी के अंदर भी इतना अच्छा प्रजाति जो UK US में वगैरह उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ माना जाता है, वो हमको सदर्न राजस्थान में नेचुरली मिल जा रहा है। इसके लिए जो है हमें कोई प्रयास करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डेंजर यही है कि माइनिंग का काफ़ी प्रभावितशील क्षेत्र ये है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज भी माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा है, और वो ज़रूरी भी है कि हमें माइनिंग का ज़रूरी भी है कंस्ट्रक्शंस वगैरह के लिए। दूसरी चीज़, रोड्स जो निकालते हैं वो पूरा का पूरा निकाल के अरावलीज़ को निकालना पड़ता है, तो उसके वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और तीसरी चीज़, अरावलीज़ में जो है जो लैंड जो ओनरशिप है, काफ़ी सारा लैंड ओनरशिप जो है प्राइवेट है, तो उसमें जो है ग्रेजिंग हो सकता है, लॉपिंग हो सकता है, ट्रीज़ वगैरह निकाल सकते हैं। उसके वजह से हैबिटेट काफ़ी यहाँ पे मात्रा में सीमित हो गई है सिर्फ सेंचुरीज़ वगैरह के अंदर या जो बफर एरियाज़ वगैरह है वहाँ पे। मगर वहाँ पर जहाँ पर भी डिस्टर्बेंस हैं वहाँ पर भी आप काफ़ी सारा प्रजाति बर्ड्स का और जो अलग एनिमल्स का है यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि उतना मान्यता में यहाँ पे हंटिंग है नहीं जो साउथ ईस्ट एशिया में हो या नॉर्थ इंडिया में अलग अलग, या तमिलनाडु में हो, जहाँ पे हंटिंग का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे उतना है नहीं। थोड़ी सी बात करते हैं गोपी जी ग्रीन मुनिया की, जिसका आपने जिक्र किया। थोड़ा माउंट आबू के आसपास, लेकिन कुंभलगढ़ के आसपास भी कुछ इलाकों में इसकी साइटिंग्स है। बताएं कि ग्रीन मुनिया की स्थिति क्या है? अभी वहाँ पे BNHS के जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जो साइंटिस्ट हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और उनको देखने को मिल रहा है कि पहले से जो है जो एरियाज़, कई एरियाज़ में वो देखे जाते थे वहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, मगर काफ़ी नए एरियाज़ भी निकल आए हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके बारे में पता करने के लिए कि क्या इसका पॉपुलेशन बढ़ा है, घटा है, क्या हो रहा है। मगर इस तरह का स्टडीज़ जो है बहुत कम हो रहा है राजस्थान में, और ये बढ़ावा देने का ज़रूरत है, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट को मगर प्राइवेट जो NGOs वगैरह है उनको भी बढ़ावा देने का ज़रूरत है, ताकि हम लोग जान सकें कि इनका स्थिति क्या है और इनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बेसिक नेचुरल हिस्ट्री भी नहीं जानेंगे तो इस तरह का प्रजाति को बचाने का जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। रेडियो लेक सिटी और हमारे मेहमान हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट KS गोपी सुंदर। गोपी जी, थोड़ा सा जिक्र करते हैं रैप्टर्स का। आपने बताया कि माइग्रेशन जब होता है तो बहुत सारे बाहर से भी हमारे यहाँ रैप्टर्स आते हैं, तो बताएं कि कौन कौन से रैप्टर्स दक्षिणी राजस्थान में प्रमुखता से दिखते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं ज़्यादातर? तो दक्षिणी राजस्थान में यहाँ पे क्योंकि जो वेजिटेशन बहुत कम है, यहाँ पे हर चीज़ आपको बहुत कम डेंसिटी में मिलेगा। जो जैसे बंडीपुर जैसे जगह में या कॉर्बेट जैसे जगह में आप जाएंगे तो हर चीज़ आपको बहुत भरपूर मिलेंगे, यहाँ पे थोड़ा कम नंबर्स में मिलेंगे क्योंकि वेजिटेशन उतना है नहीं। और रैप्टर्स का भी वही है, मगर यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो रबिश डंप है, जैसे उदयपुर का जो भी कचरा जाता है वो एक जगह में जाता है, रबिश डंप बीकानेर में भी है, जोरबीर में भी है। तो काफ़ी सारे जो राजस्थान के जो रबिश डंप्स हैं वो काफ़ी साल से हैं, तो इसको जो बर्ड्स ने जो है अभ्यास कर लिया है कि वहाँ पे जाके खाएं, क्योंकि उनको पूरा एक क्षेत्र मिल जाता है जहाँ पे लोग ज़्यादा आते नहीं हैं और उनको हर दिन खाना मिलने का गारंटी मिल जाती है।
तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है हज़ारों की संख्या में आते हैं ईगल्स वगैरह, और काफ़ी सारे जो फैल्कन्स वगैरह भी आते हैं। तो एक प्रजाति जो है वो यहाँ पे बहुत नंबर्स में सदर्न राजस्थान उदयपुर वगैरह में आते हैं, वो है इजिप्शियन वल्चर। तो इजिप्शियन वल्चर का 2 सब स्पीशीज़ हैं, एक तो जो पूरा इंडिया में पूरा साल रहती है, और दूसरा जो है बाहर से आती है, जो सेंट्रल एशिया या फ्रांस यूरोप से आती है। और दूसरा चीज़ ब्लैक काइट्स, जो हम पूरा साल भी देख सकते हैं, और उसका जो एक माइग्रेटरी पॉपुलेशन भी है। और ब्लैक काइट्स जब आते हैं तो वो भी हज़ारों की संख्या में आते हैं, और उदयपुर के सिटी के अंदर आप शाम को देख सकते हैं और सुन सकते हैं उनका आवाज़ जब वो रूस्टिंग कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो बहुत बड़ा मात्रा में आती है वो है स्टेप ईगल, जो मंगोलिया जैसे जगह में जहाँ पे पेड़ नहीं है, वो एक इतना बड़ा पक्षी घास के ऊपर अपना अंडा देती है, क्योंकि वहाँ पे जो है लोगों का कोई डिस्टर्बेंस है नहीं। तो वो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में आएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो थोड़ा सा कम मात्रा में दिखती है मगर बहुत देखने का चांस ज़्यादा है, वो है पेरिग्रीन फैल्कन, रेड नेक्ड फैल्कन। वो रेसिडेंट भी है और थोड़ा बहुत लोकल माइग्रेशन भी करती है। इंपीरियल ईगल, इस तरह के जो बड़े बड़े पक्षी हैं, जो बड़े बड़े ईगल्स हैं, जो अपने देश में या यहाँ पर भी जो है एक बकरी को भी उठा के ले जा सकती है, उतना बड़ा जो ईगल्स हैं वो आपको उदयपुर जैसी जगह में या सदर्न राजस्थान जैसी जगह में देखने को मिल जाती है। और जो मीडियम साइज़ या छोटे साइज़ के जो रैप्टर्स हैं, बूटेड ईगल, वो भी आपको काफ़ी मात्रा में यहाँ पर मिल जाएंगे। शहर के अंदर भी बहुत सारे ईगल्स का बसेरा भी है, घोंसले भी बनाते हैं। कौन कौन से ईगल्स शहर के अंदर आपको ज़्यादा दिखते हैं? तो यहाँ पे बसेरे बनाने वाले तो काइट्स हैं ज़्यादातर, जो ब्लैक काइट्स मानते हैं हम लोग, जो और वो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं और कभी कभी हाथ से जो है आपका समोसा उठा के ले जाएंगे। तो वो ब्लैक काइट्स हैं। और ब्लैक काइट का भी 2 पॉपुलेशन है, एक जो पूरा साल यहाँ पे रहती है और अंडे वंडे देती है यहाँ पे और प्रजनन करती है, और दूसरा जो है बाहर से आती है। और आजकल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट चल रहा है ब्लैक काइट्स को देखने के लिए कि वो कितना दूर जाते हैं। और अभी देखने को मिल रहा है कि वो मंगोलिया से भी आगे जाते हैं और फिर इंडिया को वो विंटरिंग के लिए आ जाते हैं। और सिटी के अंदर आपको छोटा रैप्टर जैसे शिकरा एक बहुत ही छोटा एक रैप्टर है जो फैल्कन जैसे दिखती है, वो उससे लेके फिर आपको रेडनेक्ड फैल्कन यहाँ पे उतना कॉमन नहीं है मगर दिख जाती है। और बूटेड ईगल का काफ़ी नेस्ट दिखती है, मगर सिटी के अंदर नहीं, सिटी के थोड़ा सा आसपास आपको देखने को स्पॉटेड ईगल भी दिखती है आपको, मगर यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में, काफ़ी कम मात्रा में यहाँ पे है। और वैसे भी स्पॉटेड ईगल को एंडेंजर्ड माना जाता है, क्योंकि उसका जो प्रजनन करने वाला क्षेत्र, जो बड़े बड़े पेड़ उनको चाहिए, वो आजकल काटे जा रहे हैं। मगर उदयपुर के अंदर जो बर्ड्स का रोस्टिंग होता है वो बहुत ही एक अद्भुत चीज़ है। वो पूरा दुनिया के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ माना जा रहा है कि जिसे वाटर बर्ड्स वगैरह यहाँ पे आके करते हैं, वो सिटी के अंदर भी, जैसे ब्लैक हेडेड आइबिस है जो एक बहुत ही विलुप्त होते हुए प्रजाति माना जाता है, तो उसका जो है हज़ारों की संख्या में उदयपुर के सिटी के अंदर आके वो रात में यहाँ पे रेस्ट करते हैं और फिर दिन में जो है खाने के लिए निकल जाते हैं। तो इस तरह का जो ह्यूमन बीइंग्स के साथ, एक सिटी के साथ बर्ड्स का जो संतुलन है, वो काफ़ी कम मात्रा में आजकल पूरा दुनिया में देखने को मिलता है। और इंडिया एक बहुत ही प्रमुख स्थल इसमें है पूरा दुनिया में कि आदमी बर्ड्स के साथ काफ़ी आराम से रह सकते हैं। थोड़ा सा मर्लिन के बारे में बताएं। मर्लिन के बारे में बहुत कम जानकारी है, यहाँ पे मिलती है मगर बहुत कम, और वो उसको पहचानने के लिए भी लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो फोटोग्राफर्स का वो काफ़ी एक जाना माना चीज़ है और फोटोग्राफर्स उसके पीछे जाने का कोशिश करते हैं, मगर वो बहुत फास्ट फ्लाइंग एक फैल्कन है वो, तो वो बहुत ही फास्ट फ्लाइंग प्रजाति है और लिजर्ड से लेके छोटा पक्षी भी पकड़ लेता है। मगर मर्लिन एक वो प्रजाति है जो काफ़ी सारे ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं जो उसको पढ़ने का इच्छा रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर एक प्रजाति कोई चुने पढ़ने के लिए, पीएचडी करने के लिए, तो आप मर्लिन के बारे में सोच सकते हैं। रेडियो लेक्सिटी और हमसे रूबरू ऑर्निथोलॉजिस्ट के.एस. गोपी सुंदर। गोपी जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम रैप्टर्स की बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा वेटलैंड्स पर आते हैं, लेकिन उससे पहले वेटलैंड से जुड़ी हुई एक बर्ड का और जिक्र कर लेते हैं, मार्श हैरियर का। मार्श हैरियर भी इन दिनों खासतौर पर सर्दियों में यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलता है। जी, मार्श हैरियर एक छोटा प्रजाति ऐसा है जो हैरियर्स एक इतना इंटरेस्टिंग ग्रुप है कि उनका उड़ने का तरीका देख के हम लोगों ने एयरक्राफ्ट भी पैदा किया है, जो बिल्कुल सीधा ऊपर उड़ते हुए एयरक्राफ्ट है, उसका नाम हमने हैरियर रखा है क्योंकि उसका उड़ने का तरीका जो है बहुत ही अद्भुत है। और मार्श हैरियर, जैसे उसका नाम बताता है, वो दलदलीय क्षेत्र का हैरियर है और वो पानी का जो प्रजातियां हैं, छोटे पक्षियां, बतख वगैरह, उसको पकड़ती है। बहुत ही क्वाइट होती है और अगर वो जब ऊपर उड़ती है तो पूरा का पूरा तालाब से जो चिड़िया है वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं। और मार्श हैरियर का एक हैबिट है कि वो जब भी यहाँ पे आ जाते हैं तो विंटर के लिए अपना एक टेरिटरी बना लेते हैं और उस टेरिटरी के अंदर वो पूरा हंटिंग करते हैं और दूसरा हैरियर को वहाँ पे आने नहीं देते हैं, वो काफ़ी झगड़ा करते हैं। और हैरियर्स में एक और चीज़, अपना ब्रीडिंग स्थल में लोगों ने देखा है कि मेल और फीमेल का एक पेयर बन जाता है और फिर टेरिटरी बना लेते हैं। और मेल और फीमेल का जो है आप दूर से
पहचान सकते हैं कि ये मेल है वो फीमेल है, क्योंकि उनका कलरेशन थोड़ा सा अलग होता है। मगर हैरियर्स में एक बहुत ही एक अद्भुत चीज़ निकल आ रही है कि जो छोटे हैरियर्स हैं, जो कम उम्र के हैं, वो फीमेल का रूप धारण कर लेते हैं, और फीमेल का रूप धारण करके वो उड़ने लगते हैं ताकि मेल उसको भगाए नहीं, और फिर वो जाके मेटिंग कर लेता है। और फिर जब वो बढ़ते हैं तो फिर वो मेल का रूप फिर धीरे धीरे से धारण करता है, और फिर अपना जो एरिया बनाता है, अपना जो पार्टनर है उसको लेता है। तो ये एक बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग प्रजाति है, जो एक इंडिकेटर स्पीशीज़ माना जाता है, क्योंकि अगर बहुत ही क्लीन दलदलीय क्षेत्र नहीं है और हर किस्म का वहाँ पे वाटर बर्ड्स नहीं है, तो आपको मार्श हैरियर वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा बताएं कि माइग्रेटरी बर्ड्स, ख़ासतौर पर डक्स भी इन दिनों में बहुत आती हैं, ये बताएं कि दक्षिणी राजस्थान में क्या स्थिति है, और माइग्रेटरी बर्ड्स में कौन कौन सी यहाँ पर ज़्यादा साइटिंग होती है, कौन कौन सी थोड़ी सी कम मात्रा में मिलती हैं? बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइटिंग्स देखने को मिलता है राजस्थान में, और एक प्रजाति जो अन्य एरियाज़ में इंडियाज़ में नहीं मिलती है वो है फेरोजिनस पोचर, जो एक बतख है। और फेरोजिनस पोचर यहाँ पे हज़ारों की मात्रा में मिल रही है, और राजस्थान, सदर्न राजस्थान में जो हो रही है काउंट्स वगैरह, उसके वजह से पूरा दुनिया का जो इस पक्षी का स्टेटस है वो बदलने का संभावना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि इतना सारा यहाँ पे है। और वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो राजस्थान में आके यहाँ पे विंटरिंग करते हैं, और अलग जगह में जो है थोड़ा सा कम मात्रा में देखते हैं। और कहाँ से आते हैं ये? फेरोजिनस पोचर आती है सेंट्रल एशिया से, और वो हिमालयस को पार करके, वो भी हिमालयस को पार करके आती है। और दूसरा प्रजाति जो हिमालय से बहुत ही प्रसिद्ध है वो है बार हेडेड गूज। वो पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट के ऊपर से आती है, वो बहुत ऊंचा उड़ने वाली प्रजाति है, और चाइना से लेके पूरा सेंट्रल एशिया में वहाँ पे ब्रीडिंग करती है, और फिर इंडिया में विंटरिंग के लिए आती है, और पूरा कन्याकुमारी श्रीलंका तक वो पाई जाती है सिर्फ विंटर में। बहुत ही सुंदर प्रजाति है। सिर के ऊपर 2 काले टिक्के होते हैं उसके पीछे, और जब वो उड़ते हैं तो बहुत काँ काँ करके उसका आवाज़ भी लोग बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। और चुकवी चकवा जो करते हैं वो रेडी शेल्डक, वो भी जो है हिमालय के सुरखाब जिसे कहते हैं, वो भी हिमालय के क्षेत्र में ब्रीडिंग करते हैं। वो बहुत ही ऊंची एरिया में ब्रीडिंग करते हैं, और फिर यहाँ पे जो है आपको जोड़ों में मिलेंगे, और बहुत बड़ा बड़ा झुंड यहाँ पे राजस्थान में नहीं मिलती है, मगर काफ़ी एरियाज़ यहाँ पे हैं जहाँ पे हर एक तालाब में आपको 50, 30, 40 वो मिल ही जाएंगे आपको। गीज़ में देखेंगे तो ग्रे लैग गीज़ बहुत ही कॉमन है, और यहाँ पे सदर्न राजस्थान के जो दलदली क्षेत्र है और तालाब हैं वहाँ पे आपको हज़ारों की संख्या में मिलेंगे। और दूसरा जो यहाँ के बहुत प्रसिद्ध प्रजाति है वो है क्रेन, कॉमन क्रेन और डेमोजल क्रेन। डेमोजल क्रेन थोड़ा सा ड्राई एरिया में पाया जाएगा, जैसे कीचन वगैरह पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर भी मिलती है, मगर बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। और कॉमन क्रेन यहाँ पे 1000-2000 का आराम से आपको उदयपुर के आसपास मेनार जैसे जगह में या कई और तालाबों में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप प्रजातियों का संख्या करेंगे तो 100 से ऊपर प्रजाति आपको आराम से कोई भी एक बड़ा तालाब में आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप एक दिन वहाँ पे गुजारा करें। और उसमें हर किस्म का चीज़ मिलती है, जो सैंड पाइपर्स हम लोग जो बोलते हैं, जो तालाब के जो किनारे वाले क्षेत्र में जो पानी के अपना आधा जो पैर है उसको पानी में लगा के वो लोग खाते हैं चीज़ें, तो वो वेडिंग बर्ड्स जो है यहाँ पे राजस्थान में बहुत अच्छा डाइवर्सिटी है। भरतपुर तो खैर उसके लिए फेमस है ही, मगर भरतपुर के बाहर भी बहुत बड़े संख्या में ये प्रजातियाँ यहाँ पे राजस्थान के एरिया में पाए जाते हैं, जो उस दलदली क्षेत्र को प्रेफर करते हैं जो थोड़ा सा खेतों के साथ मिले जुले हो, क्योंकि वो उसमें जो है उनको खेतों का भी खाना मिल जाता है और दलदली क्षेत्र में भी खाना मिल जाता है। और जैसे आप बतख देखेंगे तो बतख यहाँ पे गार्गनीज जो बोलते हैं, जो देखने के लिए काफ़ी मुश्किल है और थोड़ा सा पहचानने के लिए मुश्किल है जब वो अपना ब्रीडिंग प्लूमेज खो जाते हैं, मगर वो भी यहाँ पे जो है हज़ारों की संख्या में बहुत अच्छा नंबर्स में पाए जाते हैं। ये रेडियो लेक्सिटी और हमारे साथ हैं KS गोपी सुंदर, आप पक्षीविद हैं। गोपी जी, जाते जाते थोड़ी सी बात करते हैं कोविड-19 की। कोविड-19 की वजह से जब लॉकडाउन था तब भी इस ढंग से स्थिति अच्छी हो गई कि चूँकि ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं था तो वाइल्ड लाइफ और खासतौर बर्ड्स के लिए भी बहुत खुला क्षेत्र मिला। और अभी भी इंटरफेरेंस यूँ मानना चाहिए कि थोड़ा सा ह्यूमन मूवमेंट अब कोविड-19 की वजह से कम तो है, हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम हो गया, लेकिन पहले से कम हुआ है। बताएं कि कोविड-19 की वजह से बर्ड्स और उनकी स्थिति में कुछ फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। पहले जब लॉकडाउन हो गया था मार्च में, तो हम लोगों ने, क्योंकि सिटीज़ में सीमित हो गए थे हम लोग, तो सिटीज़ से काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आने लगा। और आप देखिए बेंगलोर जैसे शहर में जो कबन पार्क होती है, वहाँ पे पहली बार पूरा बेंगलोर के हिस्ट्री में पहली बार एक वुडपेकर पाया गया, बड़ा वुडपेकर। और वो इसलिए हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि बिल्कुल ट्रैफिक बंद हो गया। तो ट्रैफिक बंद होने की वजह से वुडपेकर जैसे जो प्रजाति है वो सिटी के अंदर मूवमेंट करने लगा। और वो चीज़ जो है हमें पूरा इंडिया में देखने को मिल रहा है कि जो प्रजातियाँ सिटी के अंदर या डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में नहीं मिलते थे वो आराम से वहाँ पे घूम रहे हैं। जैसे हमारे घर के पीछे उदयपुर में हमने 2 जोड़े वाइट नेप टिट देखा,
जो सिटी के अंदर पाए नहीं जाते वो, क्योंकि वो थोड़ा सा उनको स्क्रब एरिया चाहिए, फॉरेस्ट एरिया चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही निश्चित रूप से डिस्टर्बेंस कम होने की वजह से काफ़ी सारे चिड़िया जो या तो शाई थे या बिल्कुल ही डिस्टर्बेंस से डर के थोड़ा सा दूर रहते थे, वो हर जगह दिखने लगे। मगर जैसे जैसे स्थिति बिगड़ते गया और हमारे जो किसान भाई का और जो लेबर लोगों का जो जॉब्स चलने लगे, तब ये देखने को मिल रहा है कि हंटिंग भी बढ़ गया है। जो इलीगल हंटिंग है, क्योंकि लोगों को अपना काम छोड़ के गांव में वापस आना पड़ रहा है और गांव में भी जो है जो चीज़ वो कर पाते थे वो कर नहीं पा रहे हैं और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो उसके वजह से जो हंटिंग होने लगी है वो बहुत ही सोचने वाली बात है और बहुत ही एक चीज़ है जो जिसको कंट्रोल अगर जल्दी ना करे तो बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रक्शन हो जाएगा बर्ड्स को लेके। तो कोविड से पॉजिटिव चीज़ भी बहुत हुई है और अभी अगर हम लोगों ने बेरोज़गारी वगैरह को कंट्रोल नहीं किया तो उससे जो है काफ़ी नेगेटिव चीज़ भी होने का संभावना है। गोपी जी, ये बताएं कि बर्ड वॉचिंग और ख़ास तौर पर पक्षियों में रुचि, बहुत सारे लोग शौकिया चिड़ियों की फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं और बहुत सारे लोगों की रुचि भी होती है। इसकी क्या स्थिति है और क्या आने वाली पीढ़ी भी शौकिया और उसके साथ साथ प्रोफेशनली चिड़ियों में रुचि ले रही है या लेगी? कैनन जैसे जो कैमरा है उसका सबसे ज़्यादा बिक्री जो 100 to 400 mm लेंस है वो इंडिया में होती है। तो आप इसको एक इंडिकेशन मान लीजिए कि यहाँ पे फोटोग्राफी कितना बड़ा मात्रा में पूरा विश्व की जो अगर आप ले लेंगे तो इंडिया का रिकॉर्ड के रेट में आज की डेट में लोग कैमरा खरीद रहे हैं। तो फोटोग्राफी एक इतना कॉमन एक चीज़ हो गई है लोगों को हॉबीस्ट के रूप से देखने के लिए, और फोटोग्राफर्स इतने अच्छे हो गए हैं कि वो हर जगह चले जाते हैं, एडवेंचरस हो गए हैं और उनको एक प्रजाति की अगर इंटरेस्ट आ गया तो उसको ढूंढने के लिए वो 1-2 साल लगा देंगे, अपना खुद का पैसा लगा देंगे। तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ जो है जब भी शुरुआत हुआ था तो हम लोगों का पूरा यकीन था कि इसके वजह से जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ का जो अंडरस्टैंडिंग है उसका बढ़ने का संभावना है। मगर धीरे धीरे से ये भी नज़र आ रहा है कि हर फोटोग्राफर उसी किस्म के काम नहीं करता है जो करना चाहिए, क्योंकि फ़ोटोग्राफी में, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में खासकर हम लोग एथिक्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे आपको फ़ोटोग्राफी करना चाहिए। तो फ़ोटोग्राफी ऐसे करना चाहिए ताकि हैबिटेट को डिस्टर्ब ना हो, बर्ड्स को डिस्टर्ब ना हो, और जो वो चीज़ कर रहे हैं जैसे नेस्ट के ऊपर बैठे हैं तो आप ज़रूर उसका फ़ोटोग्राफ लीजिए मगर चुपचाप वहाँ से निकल जाना है। मगर अब आजकल ये भी देखने को मिल रहा है कि इतना कंपटीशन हो गया है कि फ़ोटोग्राफर्स ऐसे निकल आ रहे हैं जो नेस्ट के ऊपर बैठे हुए बर्ड्स को फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं, फिर नेस्ट को बिगाड़ देते हैं ताकि कोई और फोटोग्राफर उसका फ़ोटोग्राफ ना ले पाए। तो ये जो अनएथिकल फ़ोटोग्राफी शुरू हो गई है वो बहुत ही निंदा करने वाली चीज़ है और हम लोगों को सबको निंदा करना चाहिए कि इस तरह का चीज़ ना हो। मगर फोटोग्राफर्स के वजह से इतना सारा बढ़िया रिकॉर्ड्स आ रहा है जो हमें पता ही नहीं था कि इतना सारा प्रजाति इंडिया में हर एक क्षेत्र में आ रहा है। तो फोटोग्राफी का बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और इसके वजह से लोग बाहर जा रहे हैं और प्रकृति के साथ मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, हेल्थ के लिए भी अच्छी चीज़ है। और कोविड जैसे वायरस के वजह से इम्यूनिटी बढ़ाने का ज़रूरत है, और इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आप जाके प्रकृति के साथ आप अपना टाइम बिता रहे हैं और सूरज में बिता रहे हैं, क्योंकि आजकल हम लोग सब अंदर बैठ के कंप्यूटर में काम करने ज़्यादा करते हैं। तो फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग का जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटी एज से लोग आज की डेट में, क्योंकि डिजिटल कैमराज है और सॉफ्टवेयर्स इतने सारे अच्छे हैं फोटोग्राफी के लिए, तो वो बहुत जल्दी सीख सकते हैं और उनको ये भी एक तरह से पॉजिटिव चीज़ हो जाती है कि हमने एक रेयर प्रजाति देख लिया। तो बहुत ही छोटे बच्चे भी बहुत ही अच्छा बर्ड्स के बारे में ज्ञान वगैरह आज की डेट में रखते हैं, मगर इसका जो नेगेटिव चीज़ है उसको हमको पूरा समाज के रूप से उसको निंदा करना चाहिए और उसको जो है एनकरेज नहीं करना चाहिए। जाते जाते तमाम लिसनर से, ख़ास तौर पर वे लोग जो प्रकृति से संबंध रखते हैं या रखना चाहते हैं, उन्हें क्या सलाह, क्या सुझाव देंगे? भारत एक बहुत ही, हम लोग भारत में रहते हुए बहुत लकी हैं, क्योंकि हमें बहुत दूर जाने का ज़रूरत नहीं है चीज़ें देखने के लिए। और अगर आप पक्षी जैसे प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा जगह नहीं है भारत में, मैं समझता हूँ, जहाँ पे आपको पक्षियाँ नहीं मिलेगी। तो आप इतना लकी होते हुए हम आपसे ये करेंगे कि आप थोड़ा सा टाइम निकालने का कोशिश करिए, थोड़ा सा अपना आसपास देखने का कोशिश करिए और थोड़ा सा भी सीखने का कोशिश करेंगे तो आप, हो सकता है कि काफ़ी सारा चीज़ें इंडिया की जो ऑर्निथोलॉजी के लिए ज़रूरत है वो उसके लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकें। और उसके वजह से हम चाहते हैं कि जो कंजर्वेशन का जो माइंडसेट होना चाहिए हम लोगों में, क्योंकि काफ़ी सारा चीज़ें बिगड़ती जा रही है, वो माइंडसेट बढ़ाने का हमको पूरा सामाजिक रूप से हमें ज़रूरत है और वो इंडिया में बहुत आसानी से हो सकता है। यानी पक्षियों को बचाने की और साथ ही उनका सम्मान और प्रेम करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। के एस गोपी सुंदर जी, आपका हृदय से आभार।